वेलकम क्लास। तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का अगला पार्ट देखेंगे। रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन हम लोगों ने देखा था, आज हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन। द फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। मीडियम हमारे दो तरह के होते हैं जहाँ तक रे ऑप्टिक्स की बात होती है। एक होता है ओपेक मीडियम, जिसके थ्रू लाइट आर पार नहीं कर जा सकता है, लाइट पास आउट नहीं हो सकता है जिस मीडियम में, या इंटर नहीं कर सकता है जिस मीडियम में, उसको ओपेक मीडियम कहते हैं। और ऐसा मीडियम जिसमें लाइट आर पार हो सकता है उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन हमेशा भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा लाइट के लिए। लाइट जिसके थ्रू पास हो सके उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया और बहुत कुछ है जो हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात होगी। तो अगर मान ली रिफ्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहली बात को समझें कि इफ देयर इज एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम अपने पास है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम अपने पास है और हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं इसके सरफेस पर, एक रे को पकड़ के चलें तो क्या फेनोमेना देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हमारा आई एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर होता है। अब यहां देखिए फेनोमेना क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले ए पार्ट ऑफ लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। पानी के सरफेस पर भी, अगर वाटर सरफेस के ऊपर भी अगर हम लोग क्या करते हैं, लाइट इंसिडेंट करेंगे तो लाइट रिफ्लेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो टोटल लाइट अंदर चला ही जाएगा। कुछ सिचुएशन वो है जिसमें वो टोटल जा सकता है। नॉर्मल इंसिडेंट करते हैं तो टोटल चला जाएगा। लेकिन अगर ऑब्लिक इंसिडेंट होता है, मतलब अदर देन 90 डिग्री पर अगर हम इंसिडेंट करते हैं तो क्या होगा कि कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट होगा। ये बात पहले से समझ लीजिए, है ना। ये रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट जो है इसका इस मीडियम के अंदर इंटर कर जाएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इसका इनिशियल पाथ था वो इनिशियल पाथ अब नहीं रह जाएगा। जो इनिशियल पाथ पहले था वो इनिशियल पाथ नहीं रह जाएगा। जरा समय, वो इनिशियल पाथ नहीं रह जाएगा। तो क्या रहेगा? तो क्या रहेगा, होगा क्या? तो अगर ये रेयरर मीडियम है, ये कैसा मीडियम है? रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम हो, डेंसिटी के हिसाब से हम इसको देख रहे हैं, डेंसर मीडियम हो, तो जो फेनोमेना देखने को मिलेगा वो ये कि जो इनिशियल पाथ होता है इसका, उस पाथ से डेविएट करके एक न्यू पाथ को फॉलो अप कर लेगा, है ना, न्यू पाथ को फॉलो अप कर लेगा। इसको अपन कहते हैं रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल चेंजिंग द मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कहते ही उसको है जिसमें लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा हो और अपने पाथ से डेविएट हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। ठीक है जी, उसको रिफ्रैक्शन। डेविएट तो ये भी होता है लेकिन ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। सेम मीडियम में ही होता है तो इसको रिफ्लेक्शन। दो अलग अलग मीडियम में हो रहा हो तो रिफ्रैक्शन। ठीक है, और ये एंगल हमारा आर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या? आर। अगर इस कहानी को अगर आगे की तरफ लेकर के चलेंगे, एक स्लैब है मान लीजिए, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात होगी। वो क्या होगी, ये आर है तो अल्टरनेट इंटीरियर ये भी आर होगा और ये आपका यहाँ से, हाँ ऐसा। तो एक इंटरेस्टिंग बात जान लीजिए, अगर आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो आई एंगल ही होगा इसका इमरजेंस का, आई ही एंगल होगा इसका इमरजेंस का। ये बात जान लीजिए। 12th क्लास में है इसलिए थोड़ी सी बात इकट्ठा देख रहे हैं। कुछ बात रिफ्लेक्शन वगैरह से लेकर 9th-10th में भी आप लोगों ने देखा होगा, है ना। 9th-10th में ये सारी बातें देखी होंगी। ठीक है,
तो यहाँ से इंसिडेंट होने के बाद ये थोड़ा बेंड करेगा, बेंड करने के बाद ये निकलेगा ऐसा, ठीक है। अब इसके पीछे कारण पूछा जाए, जाना जाए कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है। तो अगर हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमको देखने को क्यों मिलता, सीधा सीधा क्यों नहीं आया भैया, जिस रास्ते से आ रहा था, क्यों बेंड करना है इसको। तो साइंटिफिकली कुछ बातें आती है कि नेचर के अंदर सेल्फ एडजस्टमेंट करने की एक टेंडेंसी होती है। क्या सेल्फ टेंडेंसी है वो भी जरा समझ लिया जाए। एक्चुअल में एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल कर रही होती है तो जैसे ही वो डेंसर मीडियम में इंटर करता है तो इंटर करने के बाद उसकी स्पीड डिक्रीज कर जाएगी। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। तो बात कुछ इस तरीके का होता है कि अगर ये पाथ को फॉलो करेगा और ऐसे मान करके ऐसे आकर के निकलता है तो बाय रिड्यूस्ड स्पीड इट विल टेक मोर टाइम। हमारे घटे हुए स्पीड से अगर वो इस रास्ते को लेकर के चलता है तो क्या होगा, बहुत टाइम लेगा कंपैरेटिवली पास आउट होने के लिए। टू कंपनसेट द इफेक्ट ऑफ द रिड्यूस स्पीड इट रिड्यूसेस द पाथ। जो ये पाथ को क्या कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है, ताकि स्पीड हमारा भले ही कम हो गया हो लेकिन हम क्या करें, रास्ता छोटा कर लेंगे तो छोटे स्पीड के हिसाब से हम क्या होगा, हम उस रास्ते को तय कर जाएंगे। ये सेल्फ एडजस्टमेंट एक नेचर देखने को मिलता है, नेचर के कुछ फेनोमेना में ऑटोमेटिकली। कोई जीव जंतु नहीं है, एक फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना देखने को मिलता है। और वैसे ही नेचुरल फेनोमेना से हमारा जो हमारे लिविंग बींग्स हैं वो भी बने हुए हैं और उनके अंदर भी ये टेंडेंसी देखने को मिलती है और ये नेचर ही हमको देता है। चलिए, तो बड़ा क्या बोलते हैं, रहस्यमय है ये प्रकृति, उसको जितना समझा जाए उतना कम पड़ता है। तो सेल्फ एडजस्टमेंट नेचर होता है। सेल्फ एडजस्टमेंट नेचर के कारण ये पाथ को रिड्यूस कर लेता है, हाँ जी। और पाथ को रिड्यूस कर लेने के बाद ये क्या होता है, स्पीड कम हो गया था, पाथ लेंथ भी कम कर दिया, रास्ता को छोटा कर लिया, तो वो सेम टाइम आउट, जितना टाइम सीधे सीधे जाने में लगता है उतना ही टाइम अब इसको लगता है। आइए साथ में अब स्नेल्स लॉ को हम लोग देख लें। स्नेल्स लॉ क्या कहता है। स्नेल्स लॉ का पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल आर इन सेम प्लेन, ठीक है, ये सेम प्लेन में होते हैं। दूसरा ये कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, दो तरीका होता है, इसको फर्स्ट मीडियम कह लें, इसको सेकंड मीडियम कह लें। n/1 से लिखा जाता है या 1μ2, 1μ2 म्यू से भी लिखा है, कुछ इस तरह दो तरीके से लिखा जाता है इस कांस्टेंट को। और इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ medium 2 with respect to medium 1. It is called relative refractive index। चूंकि ये बाहर भी मीडियम है, अंदर भी एक मीडियम है, तो दो मीडियम के बीच का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ऐसा है कि अगर हम इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। बुक में बहुत सारी बातें हैं, जरा सब मैं आपको ये बात समझा दूं। अगर बाहर में एयर या वैक्यूम हो, इस साइड यहाँ पर क्या हो,
अगर फर्स्ट मीडियम, इफ फर्स्ट मीडियम इज एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम। अब डेंस एयर नहीं, नॉर्मल एयर की बात होती है। डेंस एयर भी होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। एयर और वैक्यूम, या वैक्यूम ही मान करके चले, एयर का डेंसिटी कम ज़्यादा हो सकता है ना। लेकिन लिटरली एयर को भी लाइट के लिए क्या किया जाता है, वैक्यूम मान लिया जाता है। लेकिन ज़्यादा सही सेंस में आप वैक्यूम ही लेंगे। अगर फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम, देन तब जो साइन आई बाई साइन आर का रेशियो बनेगा वो n, अब ये सेकंड लिख रहे हैं, चलो लिखते हैं, है ना। तो चलो नॉट लिख लिया जाए, चूंकि मीडियम नहीं है, ऐसा मान के चले कोई मीडियम नहीं। n नॉट n21, हाँ n20, और इसको नॉट μ2, ऐसा इस मीडियम 2 का ये तब अब कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। अगर एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में हम उसको देख रहे हैं किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अदरवाइज वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा। ठीक है जी, वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा। ठीक है, अब जरा सा एक बात को समझें कि ये होगा कितना, ये और किसी सेंस में कहाँ कहाँ तक जाएगा ये भी हम लोग जाने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक है, इसमें अगर हम कुछ कैलकुलेशन करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ देख लेते हैं, चलिए यहाँ देख लेते हैं, वहाँ से थोड़ा इधर आइए, इधर में स्पेस है। तो ये जो n21 है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू 1, दैट इज व्हाट, v1 to v2, वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 टू वेलोसिटी मीडियम 2, लाइट की जो वेलोसिटीज होंगे उनके रेशियो के बराबर होगा, है ना। स्नेल्स लॉ यहाँ तक है, ठीक है, लेकिन इसको जब हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे और ये कवर डिस्टेंस वगैरह के सेंस में जब लेकर के हम लोग चलेंगे, तब जा करके अपने को दिखेगा कि टी टाइम तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर टी टाइम तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ साइन आई का रेशियो, तो साइन आई का रेशियो लेंगे वो तो v1 बाई v2 आ जाएगा। एक कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को हम नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, तो v1 अपॉन v2 आ जाएगा। तो दूसरे तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं। अब जरा एक बात गौर कीजिए, v1 इक्वल टू न्यू λ1 वेवलेंथ ऑफ द लाइट वेव इन द मीडियम फर्स्ट टू वेवलेंथ ऑफ द वेव, तो क्या होगा न्यू λ2, v1 की वैल्यू न्यू λ1, v2 की वैल्यू न्यू λ2, न्यू कट जाएगा चूंकि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो n21 को हम लोग λ1 टू λ2 में भी जान सकते हैं। अब जरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्युमुलेट करके फार्मूला जरा देखिए, n21 दैट इज साइन आई बाई साइन आर तो है ही, साथ में आपका v1 टू v2 भी होगा और λ1 टू λ2 भी होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में अगर हम जाते हैं तो ये सीधे सीधे एक बात को याद रखिएगा, c अपॉन क्या λ2 लेंगे, या किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n10 या कुछ भी लिखना चाहते हैं, ये c अपॉन λ1 मान स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड, और लैम्डा नहीं रे v2 v1 मान एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग एब्सोल्यूट में क्या लेते हैं, वैक्यूम को लेते हैं, तो वैक्यूम में जो है एयर में जो स्पीड होती है उसको क्या कहते हैं, c से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ c की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना, तो ये रिलेशन है जिन रिलेशन को अपन लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में
कि एप्लीकेशन के कुछ क्वेश्चन जब भी लगा रहे होंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, है ना। चलिए तो इसको हटाएं और आगे की तरफ देखा जाए। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को जरा हम लोग थोड़ा समझ लें, है ना। बुक में नहीं है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन जानना तो जरूरी है। ओके, तो इसमें क्या है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मान लीजिए कोई लिक्विड है, वाटर हो या कोई ग्लास व्लास कुछ भी हो, लाइट हमारा फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में इंटर कर रहा है और रिफ्रैक्ट हो रहा है, ठीक। तो आई यहाँ, आर यहाँ, ठीक है। अगर यहाँ पर इस पाथ में नॉर्मल एक मिरर रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, मिरर यहाँ पर इसके पाथ में, तो क्या होगा, लाइट यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा। बाउंस बैक होकर के यहाँ आएगा, फिर इसी पाथ को फॉलो करते हुए क्या होगा, वापस आएगा। मतलब जिस पाथ से होते हुए जा रहा है, अगर नॉर्मल यहाँ पर कोई मिरर को रख दिया जाए तो इसी पाथ को फॉलो अप करते हुए कहाँ जाएगा, वापस इस पाथ को फॉलो क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, इसी पाथ को रिट्रेस करेगा। तो अगर ये मीडियम 1 मीडियम 2 कह रहे हैं, तो अगर आप N21 को क्या कह रहे हैं, साइन आई बाई साइन आर, तो N12 को क्या कहेंगे, जब ये 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में हुआ, अब 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अब लाइट 2 से 1 में जा रहा है, 2 से 1 में जा रहा है, इसको क्या N21 का मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू 1। लेकिन जब रिवर्स कर जाएगा लाइट, तो उस समय क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू 2। तो N12, तो इसी पाथ को, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आर हो जाएगा, साइन आर, और इसका कितना, साइन आई। अगर N21 और N12 को मल्टीप्लाई किया जाए इन दोनों को, तो ये मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है। साइन आई से साइन आई, साइन आर से साइन आई कट जाएगा। इसका मतलब N12 इज 1 अपॉन N21। मतलब कि अगर किसी मीडियम का किसी पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में, सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कुछ भी होगा, तो फर्स्ट मीडियम का सेकंड मीडियम के रेस्पेक्ट में उसी का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है जी, है ना। तो छोटी टॉपिक्स थी, हम लोगों ने देखा। अब जरा सा हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं एक बात बता दूं, मैं पिछले वीडियोस में भी बताया था कि एप्लीकेशन के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा होंगे। तो ये जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, बेसिकली उसके कॉन्सेप्ट, उसके फार्मूलाज को हम लोग पिकअप करेंगे, और एप्लीकेशन में जहाँ पर भी एप्लीकेशन आएगा वहाँ इसको हम अप्लाई करेंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल एप्लीकेशन हो या नॉन न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस होंगे, जहाँ जैसा भी होगा। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में देखिए, यहाँ रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन बात यहाँ रिफ्लेक्शन की हो रही है, हाँ नहीं हो रही है ना। तो होता क्या है कि अगर कोई डेंसर मीडियम है, क्या है, डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम, चलो हम लोग इतना गंदा नहीं करते हैं, इसको डेंसर कह लेते हैं, डेंसर मीडियम है ये, और ये रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम है, ठीक। और लेट सपोज कि लाइट को हम, लाइट सोर्स को यहाँ है, यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट, ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड हो या जैसा भी हो। अगर पहली बात को समझे, अगर हम यहाँ से नॉर्मल इंसिडेंट कर दें इसको,
अगर लाइट यहाँ से निकलेगा, ये अगर नॉर्मल इंसिडेंस हुआ तो ये सीधे सीधे बाहर निकलेगा, ठीक, ओके। और अगर यदि मान लीजिए यहाँ पर ये इंसिडेंट होता है तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा, उल्टा लिख रहे हैं ताकि रेयर आर को ही हम इंसिडेंस कह ले रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, है ना। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव, ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड, उल्टा ले रहे हैं, आर को इंसिडेंस और उसको ये कह रहे हैं, ठीक। ऐसा जो बेंड करेगा। अब जरा सा यहाँ पर आइए, यहाँ पर आते हैं तो जैसा ये बेंड होना है, ऐसे नॉर्मल इंसिडेंट किए तो नॉर्मल निकल गया, अब थोड़ा ऑब्लिक इंसिडेंट किए तो और इधर हो गया। पॉसिबल है कि एक सर्टेन एंगल, जिस समय इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्या हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। उस समय ये रे ऐसे इस तरह भागते भागते यहाँ पर, है ना, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। चलो इसको आईसी कह लेते हैं, इसको आईसी कह लेते हैं, आईसी कह लेने दो, ठीक, चलो, हाँ, क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, होगा। तो इस आईसी को, है ना, आई लीजिए, ये आईसी हो जाएगा, ये अब सीधा कर दिए, हम जो उल्टा ले रहे थे तब सीधा कर दिए, कारण से लिए, इसको आईसी कह रहे हैं। जब ये 90 डिग्री हुआ था, क्या कहना चाहते हैं, यहाँ हम लोग लेना क्या चाहते हैं, हमने बताया कि नॉर्मल इंसिडेंस कीजिएगा, नॉर्मली निकलेगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ाइएगा तो रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो इंसिडेंट एंगल से बड़ा होगा। ऐसे में अगर दूर हटते जाते हैं तो देखिएगा कि इंसिडेंट एंगल बढ़ता जाएगा, और ये पॉसिबल है कि एक सर्टेन इंसिडेंट एंगल पर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। इस एंगल को, आईसी को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल किसे कह रहे हैं भैया, फॉर द एंगल ऑफ व्हेन द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेंडर मीडियम, फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, for the angle for which the angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो वो एंगल को क्या कहेंगे हम, क्रिटिकल एंगल कहेंगे, ठीक है जी। वो क्रिटिकल एंगल होगा, और क्रिटिकल एंगल के बाद क्या होगा, प्रश्न अब ये उठता है कि क्रिटिकल एंगल के बाद क्या होगा। तो क्रिटिकल एंगल के बाद की जो घटना होने वाली है, क्रिटिकल एंगल, हाँ, क्रिटिकल एंगल के बाद जो घटना होने वाली है वो इंटरेस्टिंग है। अब मान लीजिए यहाँ, तो अब तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ का जो एंगल है, यहाँ का जो एंगल है आई, वो ग्रेटर देन आईसी हो गया। यहाँ का एंगल आई वो ग्रेटर देन आईसी हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जरा सा अब यह उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ समझें। यहाँ क्या था, जितना रे इंसिडेंट हुआ था रिफ्लेक्शन भी हो रहा था, नहीं रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था ऐसा बात थोड़े, लाइट कुछ वापस हो रहा है। यहाँ भी लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रहा था, यहाँ भी हो रहा था, इस केस में भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि इस केस में नहीं हो रहा है, इस केस में भी लाइट रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि पार्ट इज रिफ्लेक्टेड एंड पार्ट इज रिफ्लेक्टेड। एक पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, रेस्ट पार्ट रिफ्रैक्ट होता है ना। तो यहां से अब एक बात गौर कीजिएगा, जैसे जैसे हम लोग ऑब्लिक होते जाते हैं, यहां पर टोटल रिफ्रैक्शन, नॉर्मल इंसिडेंट करेंगे तो टोटल रिफ्रैक्शन, पूरा पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब हम इसको ऑब्लिक करेंगे तो अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन रिड्यूस करेगा, अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन इंक्रीज माने बढ़ेगा, लेकिन अभी भी अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे जैसे ऑब्लिक हम चलते चले जाते हैं वैसे अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ता जाता है। जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन इज जीरो।
रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ लाइट जीरो हो जाएगा, मतलब कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि रिफ्रैक्शन का फेनोमेना वो यहाँ गलत हो जा रहा है, जी नहीं, यहाँ रिफ्रैक्शन का फेनोमेना गलत नहीं हो रहा है, हो ये रहा है कि लाइट इंटर नहीं कर पा रहा है उसमें, मीडियम, इस मीडियम डेंसर से रेयर में इंटरप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो उसका नॉर्मल कंपोनेंट है वो घट गया तो वो अब इंटर नहीं करेगा। जब वो इंटर नहीं करेगा तो जो भी लाइट थी, जैसे ग्रेजुअली अब रिफ्लेक्शन बढ़ रहा था, अब ये टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ये टोटली क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका होगा, टोटल इंटरनल, पूरी की पूरी लाइट जो इंसिडेंट हुई थी, ऐसा मान लो कि ये जो है सो कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पूरा रिफ्लेक्ट होकर के सेम मीडियम में रिटर्न कर जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल। लेकिन इसका कंडीशन है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हाइल द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम मस्ट एक्सीड द क्रिटिकल एंगल, इस क्रिटिकल एंगल को एक्सीड करना चाहिए, जिसके लिए रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री का होता है। तो ऐसे में ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो कहानी है वो हमारी इस तरीके की बात होती है कि लाइट रिफ्लेक्ट तो पहले भी हो रहा था, ऑब्लिक इंसिडेंट जब भी होगा रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्शन का अमाउंट ग्रेजुअली जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाते हैं, रिफ्लेक्शन की अमाउंट क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ता चला जाता है। क्रिटिकल एंगल के बाद जैसे ही आप इंसिडेंट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ लाइट क्या हो जाता है, जीरो, टोटल इंटरनल क्या होता है, उसमें रिफ्लेक्शन होता है। अब रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लीजिए, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एकदम हम इस प्योर में लेते हैं, म्यू नहीं, एन में जब हम पढ़ा रहे हैं तो एन में ही पढ़ाएंगे, n21 कह रहे हैं, ठीक है, ओके। n21 क्या होगा, ये होना है इसको sin r बाई साइन आई सी, r ऊपर है आई नीचे है, इसके रेस्पेक्ट में इसको ले रहे हैं ना, है ना, इसके रेस्पेक्ट में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू 1 ले रहे हैं ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम r मान के चलेंगे। अब आप कह रहे हो सर इधर से जा रहा है, वो ठीक है, जिधर से भी जा रहा है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के मुताबिक अगर लाइट को यहाँ से इंसिडेंट करेंगे तो इस बात को फॉलो करेगा। अगर मान लीजिए आप लाइट को ऐसा इंसिडेंट करते तो इसी बात को ना फॉलो करता, इसीलिए तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पहले पढ़ा दिए थे, इसी को फॉलो करता ना। तो 2 का रिफ्रैक्टिव विद रेस्पेक्ट टू 1, सीधा यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज हो जाए तो जरा सा कमेंट में डालिए हमको। साइन r बाई साइन आई सी लेते हैं। अब जब क्रिटिकल एंगल पर ये कहानी आएगी तो r की वैल्यू 90 डिग्री, r की वैल्यू इस जगह पर क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, साइन आई सी हो जाएगा। जब r 90 होगा तो ये क्या आई सी हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 एंड 21 इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी। तो किसी भी, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए चलते हैं तो n20 वही हो जाता है 1 अपॉन साइन आई सी बोलिए या कॉसेक आई सी बोलिए, ये भी कह सकते हैं कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो 1 अपॉन साइन आई सी यानी कॉसेक आई सी के बराबर होता है। वेयर आई सी इज व्हाट, क्रिटिकल एंगल, वेयर आई सी इज व्हाट, क्रिटिकल एंगल, ये कितना है, क्रिटिकल एंगल है, आई सी इज क्रिटिकल, आई सी इज ए क्रिटिकल एंगल, ठीक है जी, है ना। अब ये इसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फेनोमेना है कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ये भी जरा सा हम लोग देख लें। ये जो हमारा बहुत सारे फेनोमेना है जो हमारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमको देखने को मिलता है, वो ये क्या है वो देखिए। जैसे आपको जैसे आपको रेगिस्तान में
रेगिस्तान में क्या होता है कि आपका जो रेत है, ये मान लीजिए रेत, तो दिन के टाइम में जब ये रेत गर्म हो जाएगा तो यहाँ का एयर रेयरर हो जाता है, यहाँ इसके संपर्क में, तो यहाँ का एयर रेयरर हो जाता है और इधर डेंसर, तो ये मीडियम डेंसर हो जाता है। ऊपर का एयर डेंसर रहता है, यहाँ रेयरर होता है। गर्म होने के कारण एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर के कारण होल्ड अप कर लेता है नीचे, ऊपर से एयर नीचे नहीं आता। तो अगर मान लीजिए कोई पेड़ वगैरह इस तरह का यहाँ पर अगर खड़ा है और इधर से कोई पर्सन ऊँट पर बैठ करके, जो भी हो, अब उतना यहाँ से चला आ रहा हो, ऊँट पर बैठ करके कोई पर्सन अगर इधर से आ रहा है, तो होगा क्या, जैसे ही ये पर्सन यहाँ से जो लाइट ट्रेवल करेगा तो अलग अलग लेयर है, ग्रेजुअली डेंसिटी इसकी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो जैसे ही ये अलग अलग लेयर से ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा तो ये बेंड होना, यहाँ पर ऑब्लिकल, यहाँ से एकदम स्ट्रेट आ रहा है, यहाँ से ये हर एक लेयर पर रिफ्लेक्ट होते होते क्रिटिकल एंगल को एक्सीड कर जाएगा। यहाँ पर आकर के अलग अलग लेयर पर ये इसका रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा, बेंड होता जाएगा, एक लेवल पर आने के बाद क्या होगा ये कि आपका क्रिटिकल एंगल को एक्सीड कर जाएगा, तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इस इंसान को ऐसा लगेगा कि ये पेड़ सीधे भी इसको दिख रहा है, लेकिन लगेगा कि इस पेड़ का क्या हो रहा है, इसको शैडो दिख रही है ज़मीन में, तो वो महसूस करेगा कि ये पानी है। कुछ दूर से लगेगा इसको कि ये पानी है, ये पानी है ना, यहाँ पर पानी है, क्योंकि शैडो वाटर के अंदर बनता है। कभी कभी आप हाईवे वगैरह पर जाते होंगे तो दोपहर के टाइम में तो देखते होंगे सड़क पर कुछ दूर पर आपको पानी जैसा कुछ चीज़ चमकता हुआ सड़क पर दिखेगा, बिल्कुल पिच रोड के ऊपर सामने दिखेगा चमकता हुआ। उसका कारण होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो वहाँ डेजर्ट में हो रहा होता है वही आपके सड़क के ऊपर भी हो रहा होता है, और उस समय चमकता हुआ ऊपर के आसमान का, नीला आसमान का झिलमिलाता हुआ कुछ जो है सो दिखेगा। और झिलमिलाता इसीलिए कि यहाँ का एयर में कन्वोकेशन होता है, कन्वोकेशन के कारण जो है सो ये यहाँ झिलमिलाता रहता है। तो ये फेनोमेना अपने को देखने को वहाँ मिलता है, ठीक है जी। तो ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, और बहुत कुछ भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। अभी फ़िलहाल तो हम लोग 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो मैं बना नहीं पाता हूँ, क्या कि हम इस समय जहाँ पर है नेटवर्क इतना पुअर रहता है कि अगर 1 घंटे का वीडियो बना दे तो अपलोड करने में पूरा दिन निकल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए 30-30 मिनट का बनाते हैं। वैसे भी बच्चे 30 मिनट से ज़्यादा इसको देख पाते नहीं, 30 मिनट का 10 मिनट नहीं देख पाते हैं। लोग अपना काम का चीज़ निकाल लिया फिर छोड़ दिया, पूरा वीडियो तो कोई देखता ही नहीं है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो कुछ देर के बाद बनाते हैं।